नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है ससुर जी की जमा पूंजी हड़पते ही बेटी दामाद ने दिखाया अपना रूप तो ससुर जी के होश उड़ गए। आमदनी बढ़ाने के लिए शेखर भी ओवर टाइम करता, अपनी ज़रूरतें कम करके भविष्य के लिए रुपए जमा करता। सरिता भी घर का सारा काम अपने हाथों से करके सीमित बजट में गुजारा करती थी। सेवानिवृत्त होते ही समय जैसे थम गया, सब कुछ शांत हो गया। पति पत्नी की भाग दौड़ समाप्त हो गई। शेखर ने बचत के रुपयों से मनपसंद कोठी बना ली। हरे भरे पेड़ पौधों से सजे धजे लॉन में बैठने का उसका सपना अब जाकर पूरा हुआ था। बेटा पारस इंजीनियरिंग की शिक्षा की, फिर उसका विवाह सभी कुछ शेखर की नौकरी में रहते हुए ही हो चुका था। पारस अब नैनीताल में पोस्टेड है। बेटी प्रियंका पति व बच्चों के साथ चेन्नई में रह रही थी। दामाद फैक्ट्री का मालिक था। शेखर ने अपनी कोठी का आधा हिस्सा किराए पर उठा दिया था। किराए की आमदनी, पेंशन व बैंक में जमा रकम के ब्याज से पति पत्नी का गुजारा आराम से चल रहा था। घर में सुख सुविधा के सारे साधन उपलब्ध थे। सरिता पूरे दिन टेलीविज़न देखती, आराम करती या ब्यूटी पार्लर जाकर चेहरे की झुर्रियाँ मिटवाने का फेशियल कराती। शेखर हंसते, तुम्हारे ऊपर बुढ़ापे में निखार आ गया है, पहले से अधिक खूबसूरत लगने लगी हो। शेखर व सरिता सर्दी के मौसम में प्रियंका के घर चेन्नई चले जाते और गर्मी का मौसम जाकर पारस के घर नैनीताल में गुजारते। पुत्री दामाद बेटा बहू सभी उनके सम्मान में झुके रहते। दामाद कहता, आप मेरे माँ बाप के समान हैं, जैसे वे लोग हैं वैसे ही आप दोनों। बुजुर्गों की सेवा नसीब वालों को ही मिला करती है। शेखर सरिता अपने दामाद की बातें सुनकर गदगद हो उठते। दामाद उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा कर चेन्नई के दर्शनीय स्थलों पर घुमाता, बढ़िया भोजन खिलाता। नौकरानी रात को दूध का गिलास दे जाती। सेवा करने में बहू बेटा भी कम नहीं थे। बहू अपने सास ससुर को बिस्तर पर ही भोजन की थाली ला कर देती और धुले कपड़े पहनने को मिलते। बहू बेटों की बुराइयां करने वाली औरतों पर सरिता व्यंग कसती कि तुम्हारे अंदर ही कमी होगी कि तुम लोग बहुओं को सताती होगी। मेरी बहू को देखो, मैं उसे बेटी मानती हूँ, तभी तो वह मुझे सुख आराम देती है। शेखर भी दामाद की प्रशंसा करते न आघाते। सोचते, पता नहीं क्यों लोग दामाद की बुराई करते हैं और उसे यमराज कहकर उसकी सूरत से भी भय खाते हैं। एक दिन प्रियंका का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। माँ, गजब हो गया, हमारे घर में, फैक्ट्री में, सभी जगह आयकर वालों का छापा पड़ गया है और वे हमारे जेवर तक निकाल कर ले गए। तभी शेखर सरिता के हाथ से फ़ोन छीन कर बोले, यह सब कैसे हो गया बेटी? जेठ के कारण पिताजी, सारी गलती उन्हीं की है। सारा हेर फेर वे करते हैं और उनकी गलती का नतीजा हमें भोगना पड़ा है। प्रियंका रो पड़ी। शेखर बेटी को सांत्वना देते रह गए और फ़ोन कट गया। वह धम्म से कुर्सी पर बैठ गए। लगा जैसे शरीर में खड़े रहने की ताकत नहीं रह गई है और सरिता का तो जैसे मानसिक संतुलन ही खो गया। वह पागलों की भांति अपने सिर के बाल नोचने लगी। शेखर ने अपने आप को संभाला। सरिता को पानी पिलाकर धैर्य बंधाया कि अवरोध तो आते ही रहते हैं, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन बेटी दामाद उनके घर आ पहुँचे। संकोच छोड़कर प्रियंका अपनी परेशानी बयान करने लगी। पापा, हम लोग जेठ जेठानी से अलग हो रहे हैं। इन्हें नए सिरे से काम जमाना पड़ेगा। कोठी छोड़कर किराए के मकान में रहना पड़ेगा। काम शुरू करने के लिए लाखों रुपए चाहिए। हमें आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। दामाद हाथ जोड़कर सास ससुर से विनती करने लगा। पापा, आप लोगों का ही मुझे सहारा है। आपकी मदद न मिली तो मैं बेरोजगार हो जाऊंगा, बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी। शेखर व सरिता अपने बेटी व दामाद को गरीबी की हालत में कैसे देख सकते थे। दोनों सोच विचार करने बैठ गए। फैसला यह लिया कि बेटी दामाद की सहायता करने में हर्ज ही क्या है। यह लोग सहारा पाने और कहाँ जाएंगे, अपने ही काम आते हैं। यह सोचकर शेखर ने बैंक में जमा सारा रुपया निकाल कर दामाद के हाथों में थमा दिया। दामाद ने उनके पैरों पर गिरकर कृतज्ञता जाहिर की और कहा कि वह इस रकम को साल भर के अंदर ही वापस लौटा देगा। शेखर सरिता को रकम देने का कोई मलाल नहीं था। उन्हें भरोसा था कि दामाद उनकी रकम को लेकर जाएगा कहाँ, कह रहा है तो लौटाएगा अवश्य। फिर उनके पास जो कुछ भी है बच्चों के लिए ही तो है। बच्चों की सहायता करना उनका फर्ज है। दामाद उन्हें माँ बाप के समान मानता है तो उन्हें भी उसे बेटे के समान मानना चाहिए।
अपना फर्ज पूरा करके दंपति राहत का आभास कर रहे थे। बेटे पारस का फ़ोन आया तो माँ ने उसे सब कुछ स्पष्ट रूप से बता दिया। तीसरे दिन ही बेटा बहू दोनों आकस्मिक रूप से दिल्ली आ धमके। उन्हें इस तरह आया देखकर शेखर व सरिता हतप्रभ रह गए। बेटा सब ठीक है ना? शेखर उनके इस तरह अचानक आने का कारण जानने के लिए उतावले हुए जा रहे थे। सब ठीक होता तो हमें यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या थी? तनावग्रस्त चेहरे से पारस ने जवाब दिया। बहू ने बात को स्पष्ट करते हुए कहा, आप लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई दामाद को दे डाली। यह भी नहीं सोचा कि उन रुपयों पर आपके बेटे का भी हक बनता है। बहू की बातें सुनकर शेखर हक्के बक्के रह गए। वह स्वयं को संयत करके बोले, उन लोगों को रुपयों की सख्त ज़रूरत थी, फिर उन्होंने रुपया उधार ही तो लिया है, ब्याज सहित चुका देंगे। आपने रुपए उधार दिए हैं, इसका कोई सबूत आपके पास है? आपने उनके साथ कानूनी लिखा पढ़ी करा ली है? वे क्या पराए हैं जो कानूनी लिखा पढ़ी कराई जाती व सबूत रखे जाते? पापा आप भूल रहे हैं कि रुपया किसी भी इंसान का ईमान डिगा सकता है। मेरा दामाद ऐसा इंसान नहीं है, सरिता बोली। प्रियंका भी तो है, वह क्या दामाद को बेईमानी करने देगी? यह तो वक्त बताएगा कि वे लोग बेईमान हैं या ईमानदार। पर पापा आप यह मकान मेरे नाम कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि आप बेटी दामाद के प्रेम में अंधे होकर मकान भी उनके नाम कर डालें। बेटे की बातें सुनकर शेखर व सरिता सन्न रह गए। हमेशा मान सम्मान करने वाले, सलीके से पेश आने वाले बेटा बहू इस प्रकार का अशोभनीय व्यवहार क्यों कर रहे हैं, यह उनकी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर बेटा बहू इस शर्त पर शांत हुए कि बेटी दामाद ने अगर रुपए वापस नहीं किए तो उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। बेटा बहू कई तरह की हिदायतें देकर नैनीताल चले गए, पर शेखर व सरिता के मन पर चिंताओं का बोझ आ पड़ा था। सोचते उन्होंने बेटी दामाद की सहायता करके क्या गलती की है। रुपए बेटी के सुख से अधिक कीमती थोड़े ही थे। हफ्ते में 2 बार बेटी दामाद का फ़ोन आता तो दोनों पति पत्नी भाव विह्वल हो उठते। दामाद बिल्कुल हीरा है, बेटे से बढ़कर अपना है। बेटा कपूत बनता जा रहा है, बहू के कहने में चलता है। बहू ने ही पारस को उनके खिलाफ भड़काया होगा। अब शेखर व सरिता उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जब दामाद उनका रुपया लौटाने आएगा और वे सारा रुपया उठाकर बेटा बहू के मुंह पर मार कर कहेंगे कि इसी रुपए की खातिर तुम लोग रिश्ते को बदनाम कर रहे थे ना, लो रखो इन्हें। कुछ माह बाद ही बेटी दामाद का फ़ोन आना बंद हो गया तो शेखर सरिता चिंतित हो उठे। वे अपनी तरफ से फ़ोन मिलाने का प्रयास कर रहे थे, पर पता नहीं क्यों फ़ोन पर प्रियंका व दामाद से बात नहीं हो पा रही थी। हर साल की तरह इस साल भी शेखर व सरिता ने चेन्नई जाने की तैयारी कर ली थी और बेटी दामाद के बुलावे की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक दिन प्रियंका का फ़ोन आया तो शेखर ने उसकी खैरियत पूछने के लिए प्रश्नों की झड़ी लगा दी, पर प्रियंका ने सिर्फ यह कहकर फ़ोन रख दिया कि वे लोग इस बार चेन्नई न आए क्योंकि नए मकान में अधिक जगह नहीं है। शेखर सरिता बेटी से ढेरों बातें करना चाहते थे, दामाद के व्यवसाय के बारे में पूछना चाहते थे, अपने रुपयों की बात करना चाहते थे, पर प्रियंका ने कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। बेटी दामाद की इस बेरुखी का कारण उनकी समझ में नहीं आ रहा था। देखते देखते साल पूरा हो गया। एक दिन हिम्मत करके शेखर ने बेटी से रुपए की बाबत पूछ ही लिया। प्रियंका जख्मी शेरनी की भांति गुर्रा उठी। आप कैसे पिता हैं कि बेटी के सुख से अधिक आपको रुपए प्यारे हैं? अभी तो इनका काम शुरू ही हुआ है, अभी से एक साथ इतना सारा रुपया निकाल लेंगे तो आगे काम कैसे चलेगा? दामाद चिढ़ कर बोला, मेरे स्थान पर आपका बेटा होता तो क्या आप उससे भी वापस मांगते पैसे? आपके पास रुपए की कमी है क्या? यह रुपया आपके पास बैंक में फालतू पड़ा था। मैं इस रुपए से ऐश नहीं कर रहा हूँ, आपकी बेटी को ही पाल रहा हूँ। बेटी दामाद की बातें सुनकर शेखर व सरिता सन्न रह गए और रुपए वापस मिलने की तमाम आशाएं निर्मूल साबित हुईं। उल्टे वे उनके बुरे बन गए। रुपया तो गया ही, साथ में मान सम्मान भी चला गया। पारस का फोन आया, पापा रुपए मिल गए। शेखर चकरा गए कि क्या उत्तर दें। संभल कर बोले, दामाद का काम जम जाएगा तो रुपए भी आ जाएंगे। पापा साहब क्यों नहीं कहते कि दामाद ने रुपए देने से इनकार कर दिया, वह बेईमान निकल गया। पारस दहाड़ा। सरिता की आंखों से आंसू बह निकले। वह रोती हुई बोली, बेटा तू ठीक कह रहा है, दामाद सचमुच बेईमान है, रुपए वापस नहीं करना चाहता।
उन लोगों पर धोखाधड़ी करने का मुकदमा दायर करो। जैसे सैकड़ों सुझाव पारस ने फोन पर ही दे डाले। शेखर व सरिता एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। क्या वे बेटी दामाद के खिलाफ यह सब कर सकते थे? चूंकि वे अपने शर्त पर कायम नहीं रह सके, इसलिए पारस मकान अपने नाम कराने दिल्ली आ धमका। बेटी दामाद से तो संबंध टूट ही चुके थे, बहू बेटा से भी न टूट जाएं, यह सोचकर दोनों ने कोठी का मुख्तियारनामा व वसीयतनामा सारी कानूनी कार्रवाई करके पूरे कागजात बेटे को थमा दिए। पारस संतुष्ट भाव से चला गया, बोझ उतर गया। शेखर ने सरिता की तरफ देखकर कहा, अब न तो मकान की रंगाई पुताई कराने की चिंता, न हाउस टैक्स जमा करने की। पारस पूरी जिम्मेदारी निभाएगा। सरिता को न जाने कौन सा सदमा लग गया कि वह दिन प्रतिदिन सूखती जा रही थी। उसकी हंसी होठों से छिन चुकी थी। भूख प्यास सब मर गई। बेटी बेटा बहू दामाद की तस्वीरों को वह एकटक देखती रहती या फिर शून्य में घूरती रह जाती। शेखर दुखी होकर बोला, तुमने अपनी हालत मरीज जैसी बना ली है। बालों पर मेहंदी लगाना भी बंद कर दिया, बूढ़ी लगने लगी हो। सरिता दुखी मन से कहने लगी, हमारा कुछ भी नहीं रहा जी, अब हम बेटा बहू के आश्रित बन चुके हैं। मेरी पेंशन व मकान का किराया तो है, हमें दूसरों के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शेखर जैसे अपने आप को ही समझा रहे थे। जब किराएदार ने महीने का किराया नहीं दिया तो शेखर ने खुद जाकर शिकायती लहजे में किराएदार से बात की और किराया न देने का कारण पूछा। किराएदार ने रसीद दिखाते हुए तीखे स्वर में उत्तर दिया कि वह पारस को सही वक्त पर किराए का मनी ऑर्डर भेज चुका है। पारस को क्यों? क्योंकि मकान का मालिक अब पारस है। किराएदार ने नया किरायानामा निकाल कर शेखर को दिखा दिया, जिस पर पारस के हस्ताक्षर थे। शेखर सिर पकड़ कर रह गए कि सिर्फ मामूली सी पेंशन के सहारे अब वो अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे। बेटे पर भी मुकदमा करो ना, सरिता पागलों की भांति चिल्ला उठी। सब बेईमान है, रुपयों के भूखे हैं। शेखर कहते, हमने अपनी संतान के प्रति अपना फर्ज पूरा किया है। हमारी मृत्यु के बाद तो उन्हें मिलना ही था, पहले ही मिल गया, इससे भला क्या फ़र्क पड़ गया। सरिता बोली, बेटी दामाद बेटा बहू सभी हमारी दौलत के भूखे थे। दौलत के लालच में हमारे साथ प्यार सम्मान का ढोंग करते रहे। दौलत मिल गई तो फ़ोन पर बात करनी भी छोड़ दी। पति पत्नी दोनों ही मानसिक वेदना से पीड़ित हो चुके थे। घर पराया लगता, अपना खून पराया हो गया तो अपना क्या रह गया। एक दिन शेखर अलमारी में पड़ी पुरानी पुस्तकों में से होम्योपैथिक चिकित्सक की पुस्तक तलाश कर रहे थे कि अचानक उनकी निगाहों के सामने पुस्तकों के बीच में दबा बैग आ गया और उनकी आंखें चमक उठी। बैग के अंदर उन्होंने सालों पहले इंदिरा विकास पत्र व किसान विकास पत्र पोस्ट ऑफिस से खरीद कर रखे हुए थे, जिसका पता न बेटा को था न बेटी को, न सरिता को, यहाँ तक कि खुद उन्हें भी याद नहीं रहा था। मुसीबत में यह 90,000 रुपये की रकम उन्हें 90 लाख के बराबर लग रही थी। उनके अंदर उत्साह उमड़ पड़ा, जैसे फिर से युवा हो उठे हैं। हफ्ते भर के अंदर ही उन्होंने लॉन के कोने में टिन सेट डलवा कर एक प्रिंटिंग प्रेस लगवा ली। कुछ सामान पुराना भी खरीद लाए और नौकर रख लिए। सरिता भी इसी काम में व्यस्त हो गई। शेखर बाहर के काम संभालता तो सरिता दफ्तर में बैठती। शेखर हंसकर कहते, हम लोग बुढ़ापे का बहाना लेकर निकम्मे हो गए थे। संतान ने हमें बेरोजगार इंसान बना दिया। अब हम दोनों काम के आदमी बन गए हैं। सरिता मुस्कुराती, कभी कभी कुछ भूल जाना भी अच्छा रहता है। तुम्हारे भूले हुए बचत पत्रों ने हमारी दुनिया आबाद कर दी। यह रकम न मिलती तो हमें अपने बाकी का जीवन बेटी दामाद और बेटा बहू की गुलामी करते हुए बिताना पड़ता। अब हमें बेटी दामाद बेटा बहू सभी को भुला देना ही उचित रहेगा। हम उन्हें इस बात का एहसास दिला देंगे कि उनकी सहायता लिए बगैर भी हम जी सकते हैं और अपनी मेहनत की रोटी खा सकते हैं। हमें उनके सामने हाथ फैलाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरिता व शेखर के चेहरे पर आत्मविश्वास चमक रहा था, जैसे उनका खोया हुआ सुकून फिर से वापस लौट आया हो। थोड़ा कुछ और काम आगे बढ़ा तो उन्होंने कुछ अनाथ लड़कों को रख लिया। वे लड़के भी नित नए आइडिया लेकर आते और कुछ आइडिया उसमें सफल भी हुए, जिससे कि प्रिंटिंग प्रेस बहुत अच्छा चल निकला। वह लड़के इन बूढ़े बूढ़ियों को देखकर बहुत ही उत्साहित होते और कहते, अंकल जब आप इस उम्र में इतना उत्साह दिखा सकते हैं तो हम लोगों की तो अभी काम करने की ही उम्र है। बच्चे उनका ध्यान भी बहुत रखते थे। कोई भी दुख परेशानी में उन्हें अकेला नहीं छोड़ते थे। एक परिवार जैसे उनका रिश्ता बन गया था। एक दिन रात को सरिता और शेखर बैठे खाना खा रहे थे। सरिता ने शेखर से कहा,
हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे भी बेटी दामाद और बेटा बहू इस तरह के निकलेंगे। भीगी बिल्ली बने हुए बेटी दामाद आए थे और पैसा मिलते ही शेर शेरनी की तरह गुर्राने लगे। जब तक हमारे पास पैसा और प्रॉपर्टी था तब तक दोनों की नज़रों में हमारी इज्जत थी, और पैसा और प्रॉपर्टी उनके हाथ में जाते ही आज किसी भी पलट कर यह तक नहीं पूछा कि माता पिता किस तरह रह रहे होंगे। शेखर ने कहा, सरिता, तुमने अपने बेटे और बेटी दोनों का रूप देख लिया है, फिर भी तुम्हें इस बात का दुख है? अरे बहू और दामाद तो पराए हैं। जब तुम्हारे अपने बच्चों ने ही तुम्हारे साथ धोखा किया और रही सही कसर बेटे ने भी पूरी कर दी। अब सिर्फ मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम मेरे साथ हो, और हम दोनों को एक दूसरे की साथ की ज़रूरत है, बेटे बहू जैसे स्वार्थी रिश्तों की नहीं। आज भी इन बाजुओं में इतनी ताकत है कि तुम्हें जीते जी रानी बना कर रख सकता हूँ। मरने के बाद भी तुम्हारे लिए ऐसा कुछ कर जाऊँगा कि तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं जी, ऐसा मत कहिए। मैं चाहती हूँ कि आपसे पहले मैं ही इस दुनिया से विदा लूँ। सरिता, किसी के कहने से तो कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारी सोच पर तो हमारा बस है। चलो ठीक है, अब सोने चलते हैं। उसी रात शेखर जी की अचानक बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। सरिता जी ने प्रेस में खबर की। आनन फानन में उन लड़कों ने आकर शेखर जी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। सरिता जी ने अपने बेटे के पास फ़ोन किया तो उसने दो टूक जवाब दे दिया। जब आपने सारी जमा पूंजी बेटी और दामाद के नाम कर दी तो उन्हीं से पापा के इलाज के लिए भी मदद मांग लो। सरिता जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह बेहोश होते होते बची। तभी उन लड़कों ने आकर उन्हें संभाल लिया और कहा, आंटी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अंकल को हम कुछ नहीं होने देंगे। उनको चेक करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि शेखर जी को खून की कमी हो गई है, उन्हें खून चढ़ाना पड़ेगा। वह दोनों लड़के शेखर जी को खून देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि अगर हमारा ब्लड ग्रुप नहीं मिलता है तो आप ब्लड बैंक से हमारा खून जमा करके अंकल को खून चढ़ा दीजिए। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनमें से एक लड़के का ब्लड ग्रुप शेखर जी के ब्लड ग्रुप से मैच कर गया और शेखर जी को खून चढ़ा दिया गया। 2 दिन बाद शेखर जी हॉस्पिटल से घर आए। सरिता जी ने उन्हें बताया कि उन लड़कों ने कैसे दौड़ भागकर आपकी देखभाल की। अगर वह नहीं होते तो शायद आज आप मेरे सामने नहीं होते, कहकर सरिता जी रोने लगी और उन्होंने अपने बेटे के बीच हुई वार्तालाप को भी शेखर जी को कह सुनाया। शेखर जी ने कहा, सरिता, मुझे मर्द आने दिया होता, लेकिन उसके सामने तुम्हें हाथ फैलाने की क्या ज़रूरत थी? सरिता जी ने शेखर जी के मुंह पर हाथ रख दिया। नहीं जी, आप ऐसा मत बोलिए। शेखर जी को कुछ दिन आराम की ज़रूरत थी। दोनों लड़कों ने मजदूरों के साथ मिलकर प्रिंटिंग प्रेस को संभाल लिया और वह सारे काम का हिसाब आकर शेखर जी को दे जाते थे। शेखर जी ने काम पर जाने की कोशिश की, लेकिन उन लड़कों ने उन्हें मना कर दिया कि नहीं अंकल, अभी भी आपको आराम की ज़रूरत है। आप इस उम्र में ज़्यादा भाग दौड़ ना करें। शेखर जी ने उन लड़कों के प्यार और अपनापन को देखकर भावुक हो जाते थे। एक दिन सरिता जी से उन्होंने कहा, सरिता, हमने अपने दोनों बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमारे साथ क्या किया, और इन दोनों लड़कों को हमने थोड़ा सा बस सहारा दे दिया। आज यह हमें अपने माँ बाप से भी ज़्यादा सम्मान और प्यार दे रहे हैं। शेखर जी का प्रिंटिंग प्रेस दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहा था। वह काफ़ी आगे बढ़ गया था। दोनों लड़कों की मेहनत रंग लाई और शेखर जी का प्रिंटिंग प्रेस शहर का नंबर 1 प्रिंटिंग प्रेस बन गया। किसी तरह बेटे बहू और बेटी दामाद के पास भी इसकी भनक पहुंची कि माता पिता तो इस उम्र में भी मालामाल हो रहे हैं। बहू ने कहा, तुम्हारे माता पिता इस उम्र में भी इतना कुछ कर रहे हैं, आखिर किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए ही ना। इससे पहले कि तुम्हारे बहन बहनोई जाकर वहाँ धावा बोले, हमें चलना चाहिए और माँ पापा से सहानुभूति बटोर कर उन्हें अपनी तरफ कर लेना चाहिए। बेटे ने भी हामी भरी और दूसरे दिन ही बेटा बहू वहाँ पहुँच गए। 2 घंटे बाद बेटी दामाद भी पहुँच गए। बेटे बहू और बेटी दामाद दोनों को देखकर शेखर जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। शेखर जी ने कहा, अब तुम दोनों यहाँ क्या लेने आए हो? क्या यह देखने आए हो कि तुम्हारे माँ पिताजी मर खप गए या जिंदा हैं? बेटी दामाद मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे। पिताजी, हमारा बिजनेस उस समय ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए हम थोड़े परेशानी में थे। हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकल गए, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। बेटा भी अपनी परेशानियों को बताने लगा।
शेखर जी ने कहा, हमें ना तुम्हारी खुशियों से कोई दुख है, ना तुम्हारे परेशानियों से कोई सरोकार। हम अब अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। हमने इन दोनों बच्चों को गोद लिया है और आज से हमारे पास जो भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी है वो इन बच्चों का होगा। जीते जी यह दोनों हमारे साथ रहेंगे और मरने के बाद यही इस प्रिंटिंग प्रेस को संभालेंगे। मुझे पता है कि तुम दोनों ऐसे गिद्ध हो जो कहीं मरे हुए शव को देखे नहीं कि नोचने के लिए आप पहुँचते हो। तुम दोनों को यहाँ माता पिता का प्यार नहीं खींच लाया है, बल्कि पिता के प्रिंटिंग प्रेस की चर्चा खींच लाई है। बेटे बहू और बेटी दामाद एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हमने तुम्हें जन्म दिया है, तुम हमें भले अपमानित कर दो, लेकिन हम तुम्हें अपमानित नहीं कर सकते हैं। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम दोनों अपना अपना रास्ता पकड़ लो। नहीं तो अगर मेरा दिमाग घूम गया तो मैं तुम दोनों पर तुम्हारे किए गए धोखों के लिए मुकदमा कर सकता हूँ। आज मुझे यह पता चल गया है कि मेरा सगा कौन है। आज के समय में सगा सिर्फ पैसा है और सारे रिश्ते बेईमानी हैं। इतना सुनते ही दोनों बेटे बहू अपना रास्ता पकड़ने में ही अपनी भलाई समझे और शेखर जी ने उन दोनों लड़कों को अपनी प्रिंटिंग प्रेस का वारिस बना दिया। जीते जी प्रिंटिंग प्रेस उनके अंडर में रहा और मरने के बाद वह दोनों बच्चों को मालिकाना हक मिल गया। यह कहानी आपको कैसी लगी? शेखर जी का फैसला आपको कैसा लगा? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।